हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको असाइनमेंट मिल गया क्या? मैंने कुछ क्वेश्चन भिजवाए थे। यस सर। Okay. हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ देखे थे एप्लीकेशन, है ना। एक तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं हमने जो इक्वेशन यहाँ फॉर्मूला डिराइव किया है वो करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट। दूसरा होता है यूनिट कन्वर्जन। तीसरा होता है डिराइविंग सिंपल फॉर्मूला। ओके। लेकिन लिमिटेशन क्या है उसमें, अगर तुम्हारे इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है या नहीं है हम वो डिराइव नहीं कर सकते, हम वो वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा लिमिटेशन क्या है उसका, जब हम फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं तो हम सिर्फ सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, इवन साइन कोसाइन इन्वॉल्व है, अगर हम वो सब आता है तो हम वो सब डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हमने किए थे, सबने किया रिवाइज, नोट्स को किया रिवाइज कल के। ये मैंने बाकी यस सर। होमवर्क दिया था, लेंथ, एनर्जी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अगर फोर्स और एक्सेलरेशन तुम्हारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। किया ये क्वेश्चन सॉल्व सबने? यस सर। क्या आंसर आया? फोर्स लेंथ का क्या आंसर आया बताओ? टी स्क्वायर ए। टी स्क्वायर ए। ओके, चेक करेंगे अभी। लेंथ का तुम्हारा आ रहा है बी पार्ट, है ना। लेंथ का तुम्हारा आ रहा है टी स्क्वायर ए। और एनर्जी का क्या आया? टी स्क्वायर एफ ए। टी स्क्वायर एफ ए। और लास्ट में क्या था? स्पीड। स्पीड का क्या है आंसर? टी स्क्वायर ए। टी ए। ओके, सबका यही आंसर आ रहा है। यस सर। चलो वेरीफाई करते हैं अभी। ऐसे ही करना है बस। कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, होमवर्क मिल रहे हैं, फिनिश कर दो फटाफट। ओके। कीप प्रैक्टिसिंग, रिवाइजिंग। ये मेंटेन करोगे इसी तरह से, है ना, अपने आप देखो कभी कुछ दिक्कत नहीं है। अगर तुमने ऐसे एक रूटीन एक छोड़ा कि क्लास का रिवीजन भी नहीं कर रहे हो, कोई भी एक चीज छोड़ी तो आगे दिक्कत होगी। ठीक है। चलो तुम्हारे पास पहले हम ये नोट कर लेंगे, बिफोर एंड आफ्टर का फंडामेंटल, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, तीन चीजें। ठीक है। तो बिफोर, आफ्टर। फंडामेंटल कितना है तुम्हारा? फंडामेंटल, मास, फोर्स। मास निकालना है, मास तो हो गया, खैर चलो फोर्स हो गया। और क्या हो गया? एक्सेलरेशन, है ना। बिफोर के फंडामेंटल क्या थे तुम्हारे? एम एल टी थे, अब क्या हो गए? टी एफ ए। फोर्स का पहले क्या था तुम्हारा? एम एल टी माइनस टू, अभी सीधे फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन पहले तुम्हारा क्या था? एम नहीं आएगा, एल टी पावर माइनस टू, अभी सिर्फ ए हो गया। तो हमें अब क्या निकालना है? लेंथ का निकालना है ना। लेंथ हमें पता करनी है क्या होगी। तो लेंथ तुम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। तुम्हारा जो टाइम है वो अभी भी फंडामेंटल यूनिट है। तो अगर मैं लिखूं कि एल टी पावर माइनस टू इक्वल टू ए, बी पार्ट में, तो मुझे एल कितना मिल जाएगा? ए टी स्क्वायर। ठीक है। लेंथ का मिलेगा मुझे ए टी स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड। तो ऑप्शन बी में करेक्ट किया है। फिर सी में क्या पूछा है हमें? सी में पूछा है एनर्जी। एनर्जी तुम्हारी बिफोर और आफ्टर में क्या होगी पता करना है, राइट। बिफोर थी तुम्हारी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ओके। और आफ्टर में क्या होगा? टी पावर ए, एफ पावर बी, ए पावर सी। ए बी सी पता करना है।
तो m l स्क्वायर टी पावर माइनस टू इक्वल टू टी पावर a, f कितना है तुम्हारा m l t पावर माइनस टू, तो m पावर b l पावर b t पावर माइनस टू b, और a कितना है तुम्हारा a इज l t पावर माइनस टू, तो l पावर c t पावर माइनस टू। अब हम एक्सपोनेंट्स कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर एक्सपोनेंट्स। तो m के लिए लेफ्ट में कितना पावर है B लेफ्ट में m का पावर 1 कितना sir, है 1 sir, 1, 1 sir, और राइट में कितना पावर है m का b, है ना, B तो b इक्वल टू yes 1 हो sir, गया। फिर l का लेफ्ट में पावर कितना है +2 और राइट में कितना है B plus C sir, b प्लस सी, तो यहाँ से मुझे c कितना मिल जाएगा 1 के बराबर। yes sir, शाबाश। फिर t लेफ्ट में कितना है -2 और राइट में A minus 2B minus 2C a माइनस टू बी माइनस टू सी, तो यहाँ से मुझे a कितना मिल जाएगा 2. वेरी गुड। ओके, तो तुम्हारा डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या बन जाएगा T पावर है F पावर B A पावर C, तो T स्क्वायर F A। ओके, वेरी करेक्ट। फिर लास्ट में तुम्हारा क्या पूछा है स्पीड, स्पीड का तो आसान है ना, एक्सेलरेशन टू टाइम स्पीड होता है, तो एक्सेलरेशन टू टाइम आ जाएगा आंसर, खत्म, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है इसमें। ओके, स्पीड तुम्हारा होगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो तुम्हारा 80 हो गया। ठीक है, क्लियर। yes sir, किसी को भी कुछ भी डाउट है नो सर। गुड। no sir, बढ़ेंगे आगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो भी पढ़ाया था पूरा हो चुका है, तो मैं जो भी स्पेशल केसेस बताए थे सारे बता दिए, है ना। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हम चेंज करते हैं तब क्या होगा, वैसे क्वेश्चन कर दिए। फिर हमें इक्वेशन वेरीफाई करनी है, वैसा क्वेश्चन कर लिया। ओके, और इक्वेशन दी होगी उसमें हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस निकालना है, वो कर दिया। बैकग्राउंड ऑफ बोर्ड डार्क कर दूं, yes sir, ऑलराइट। तो यही सब है बस। तुम्हारा बाकी जो मेन यूज होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का वो यही है कि तुम्हें वेरीफाई करने के लिए काम आता है। आगे तुम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे फ्यूचर में, एंड में तुम यही चेक करोगे सबसे पहले कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। और कई बार तुम्हारा इवन क्या होता है एग्जाम में, तुमको जैसे क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन दिए होते हैं, तो दो तीन ऑप्शन तुम्हारे डायमेंशन एनालिसिस से ही गलत हो जाते हैं प्रूफ। ओके, जैसे क्वेश्चन पूछा भाई किसी चीज का टाइम निकालो, तो चार ऑप्शन दिए, चार अलग अलग फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो एक दो फॉर्मूला तुम्हारा उल्टे सीधे ऐसे बने होंगे कि देख के समझ में आ जाए कि यार ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये तो आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, वैसा। चलो, तो ये हो गए तुम्हारे डायमेंशंस, सबको क्लियर है। ओके, यूनिट्स मैं बता चुका हूँ, यूनिट्स में तुम्हारा क्या होता है। ओके, अब यूनिट्स में एक चीज और है, यूनिट प्रीफिक्स। जैसे हम, हमारा जो जैसे लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर के हमने अलग अलग वर्जन बना के रखे हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। तो आए आगे जो किलो लगता है, सेंटी लगता है, मिली लगता है, ये सारे क्या है तुम्हारे प्रीफिक्स है। ओके, जो एसआई ने खुद बोला है कि इन प्रीफिक्स को लगा सकते हो। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, फिर उसका नेम लिखूंगा,
और उसका सिंबल लिख दूंगा। ओके, कुछ मैं मेंशन करता हूं। सबसे पहले तुम्हारा आता है गीगा। ओके, गीगा मतलब 10 पावर 9 इंटू 10 पावर, और मैंने उल्टा लिख दिया। गीगा तुम्हारा नेम है और इंटू 10 पावर 9 वैल्यू। ठीक है, जी कैपिटल जी। जैसे तुम मेमोरी लिखते हो ना गीगाबाइट्स, है ना, तो ऑल्दो वहां पे गीगा का कुछ और मीनिंग है। मेमोरी के केस में वो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 ऐसे करते हैं। सॉरी, 3 बार 1024 मल्टीप्लाई करते हैं, पर वहां पे वो 24 एक्स्ट्रा इसलिए आता है क्योंकि वो जो भी रैम वगैरह है वो तुम्हारा 8 के मल्टीपल्स में रहता है, इसलिए। ओके, बट बाकी अगर तुम बाकी और कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करो तो वहां पे गीगा मतलब 10 पावर 9 होगा। जैसे कभी कभी तुमने न्यूज में पढ़ा होगा कि भाई गवर्नमेंट ने एक नया पावर प्लांट सेटअप किया है, पावर प्लांट इतना पावर जनरेट करेगा, तो वो जो पावर जनरेट करता है वो कभी कभी तुमको मेगावाट या गीगावाट में आंसर दिया होगा। ठीक है, वैल्यू उधर मेगावाट या गीगावाट में लिखी होगी। तो गीगा का सिंबल कैपिटल जी है, 10 टू द पावर 9। ठीक है, फिर इंटू 10 टू द पावर 6, इसको हम बोलते हैं मेगा, सिंबल है कैपिटल। ओके, जैसे अगर किसी चीज का मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास तुम्हारा सपोज को 6 ग्राम्स है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, 6 मेगाग्राम्स। मेगाग्राम सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम यूज नहीं करते इतना फ्रीक्वेंटली। ओके, बट इसको यूज कर सकते हो इस तरह से। फिर 10 टू द पावर 3 क्या होगा बताओ, सबको पता ही है। किलो। वेरी गुड, किलो। किलो। स्मॉल के। ठीक है, इन दोनों का सिंबल में कैपिटल जी कैपिटल में आता है, बट यहाँ पे स्मॉल के आता है। देन इनटू 10 क्या होता है, डेका। ओके, देखा। कैपिटल डी। फिर इनटू 10 की पावर -1। अब हम डेसिमल्स में जा रहे हैं। अभी तक हम जा रहे थे मतलब बड़ा नंबर ले रहे थे, 10 की एक्सपोनेंट्स ले रहे थे। अब हम डेसिमल्स में जा रहे हैं, 10 की पावर -1 लिया। इसको क्या बोलेंगे हम बताओ, डेसी, स्मॉल। फिर 10 की पावर -2 क्या होगा बताओ, सेंटी। सेंटी हो गए, स्मॉल सी। ठीक है, 10 की पावर -3 मिली। नैनो। मिली। मिली, स्मॉल एम। मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है, 10 पावर -3 मीटर होता है ना। फिर 10 पावर -6 क्या होगा, या सर, माइक्रो बोलते हैं उसको। उसका सिंबल होता है ये माइक्रो ग्रीक सर। लेटर म्यू। ओके, ग्रीक लेटर म्यू यूज करते हैं हम उसके लिए। फिर 10 पावर -9 ये हो जाएगा तुम्हारा नैनो। नैनो टेक्नोलॉजी इस रेंज में आती है नैनो। तुम्हारी। ओके, ये तुम्हारा स्मॉल एन लिखोगे। फिर 10 पावर -12 फेमटो, पिकोमीटर। हाँ पाइको, पिकोमीटर सर। स्मॉल पी लिखेंगे। ठीक है, और 10 पावर -15 में जाओगे तो फेमटो हो जाता है। तो वो तुम्हारा मतलब न्यूक्लियर रेंज में, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेंज तुम्हारी फेमटोमीटर में रहती है। लिखते थे यहाँ पे 10 पावर -15। ये तुम अगले साल तुमको थोड़ा बहुत यूज होगा न्यूक्लियस के चैप्टर में, फेमटो स्मॉल। ठीक है, नोट करो इसको। आई होप सब लोगों ने अपने अपने फिजिक्स की नोटबुक अलग से बना ली है अब। ओके, और वो नोटबुक मतलब क्लीन रखो जब तुम रफ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, रफ प्रैक्टिस के टाइम में वो नोटबुक में मत सॉल्व करो, अलग से रफ नोटबुक में करो। यस सर। और एक चीज और है, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, कोई कोई क्वेश्चन होगा एकदम डिफिकल्ट लगेगा या अलग सा क्वेश्चन है, या तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट खराब था, वो क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छा हो गया, तुमने कॉन्सेप्ट में कुछ नया सीखा या कोई नया कॉन्सेप्ट ही सीख लिया,
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तुम स्टार करके रखा करो कि ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिवीजन के टाइम में इसको वापस से देखूंगा। ओके, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो तुम्हारे होते हैं ना उनको बुक मार्क करके रखा करो, ठीक है। Yes, sir. चलो ये क्लियर है ना। तो जैसे तुम्हारा गीगा मीटर हो गया, मेगा मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो जो तुम्हारा यूनिट है इनके आगे बस हम यूनिट लिख देंगे, खत्म, हमारा फिर वो प्रीफिक्स अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 10⁻⁻5 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻6 मीटर यानी कि 10 माइक्रोमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। या मैं इवन इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻2 × 10⁻3 मीटर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ओके, तो देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट योर मेजरमेंट, अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम इसी चीज को दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। नोट करो ये एग्जांपल, आगे जैसे माइक्रोमीटर छोटा सा यूनिट है तो उसके साथ तुम्हारा नंबर बड़ा हो, है ना। अब मिलीमीटर थोड़ा बड़ा यूनिट है तो उसके साथ नंबर छोटा हो गया, ठीक है। तो जितना बड़ा यूनिट होगा उतना छोटा यहाँ पे नंबर, जितना छोटा यूनिट होगा उतना बड़ा यहाँ पे नंबर बनेगा। ये क्लियर है सबको। जैसे 100 सेंटीमीटर Yes, तुम्हारा sir. 1 मीटर होता है, तो मीटर बड़ा यूनिट है इसलिए उसके साथ नंबर सिर्फ 1 आया। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है इसलिए उसके साथ नंबर क्या आया तुम्हारा 100। ओके अब थोड़ा मैं तुमको एक आइडिया दूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये मतलब मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ, ज्यादा इसमें रटना भी नहीं है कुछ। तुम्हारी बुक्स में हो सकता है तुमको बहुत ज्यादा डेफिनेशंस दी जाएंगी लेकिन उनको डोंट वरी, रटने की जरूरत नहीं है। ओके, बस हम लोग को थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लिखें किलोग्राम, ओके, किलोग्राम। तो किलोग्राम जो था ना तुम्हारा पहले हिस्टोरिकली क्या था, जो एसआई मैंने बताया, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, ओके, पहले मैं लिख देता हूँ एसआई, सिस्टम इंटर, ये ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस में है, ये फ्रेंच में इसको ऐसे बोलते हैं, अपन अंग्रेजी में सीधे सीधे बोलेंगे एसआई यूनिट्स, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स defines and maintains the standards of various physical quantities, okay। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं किलोग्राम का, तो किलोग्राम जो है पहले कैसे डिफाइंड था, उनके पास एक प्लूटोन नहीं, किसका था, मेटल का नाम भूल गया मैं, मतलब कोई बहुत अच्छा मेटल है जो कि, मेटल भी नहीं बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे, जो कि इजीली तुम्हारा रस्ट नहीं होगा, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी महंगा, काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का उन्होंने एक सिलेंडर रखा था। वो सिलेंडर तुम्हारा 1 किलोग्राम का रेफरेंस था, मतलब वो 1 किलोग्राम है, उसके बेसिस पे हम बाकी सारे वजन वेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या था कि एसआई के पास एक सिलेंडर रखा है किलोग्राम, उसने बोला कि ये मेरा 1 किलोग्राम है। अब बाकी सारे कंट्रीज क्या करेंगे, एसआई के पास जाएंगे, है ना, वो सिलेंडर के बराबर एक को सिलेंडर वो अपना अपना बनाएंगे और उसको उसके साथ वे करेंगे,
जब दोनों सिलेंडर का मास बराबर मिलेगा तो कंट्री जो है उस सिलेंडर की कॉपी लेके आएगी, अपने अपने पास रखेगी। ठीक है, तो एसआई ने एक सिलेंडर बनाया स्टैंडर्ड, उसकी उसने कॉपी जनरेट की और सारी कंट्रीज को दे दी। तो जैसे इंडिया है, इंडिया में है तुम्हारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना, वो इंडिया के सारे यूनिट जो भी मतलब फिजिकल यूनिट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के पास भी क्या है, सिलेंडर रखा होगा जिसका मास 1 किलोग्राम है। अब जैसे तुम्हारी कैमलिन कंपनी हो गई है ना, कैमलिन के तुम्हारे ये पेंसिल बॉक्स वगैरह आते हैं, तो कैमलिन उनके पास जाएगी, जो तुम्हारे जो कंपास बॉक्स में स्केल रखी हुई है, तो स्केल उसको 10 सेंटीमीटर की स्केल बनानी है, तो कैमलिन क्या करेगा, BIS के पास जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बोलेगा भाई हमको स्केल बनानी, तो हमको रेफरेंस बताओ, तो वो बताएंगे भाई इतना रेफरेंस है तुम्हारा, इतना तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो कैमलिन क्या करेगा, कैमलिन अगेन उसकी एक कॉपी लाके अपनी फैक्ट्री में रखेगा, फिर वो जो भी स्केल बनाएगा वो सारी स्केल उस सैंपल के हिसाब से बननी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होता है, राइट। तो पहले जो था किलोग्राम की डेफिनेशन ऐसी ही थी कि एक उन्होंने सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर का मास था, लेकिन अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। अब उन्होंने कार्बन के एक क्या बोले आइसोटोप, कार्बन के आइसोटोप के बेसिस पे उन्होंने स्टैंडर्ड डिफाइन किया है कि दिस विल बी 1 किलोग्राम। ओके, कि कार्बन का एक सैंपल लेंगे, उसमें इतने सारे एटम होंगे, तो उसका जो मास होगा दैट विल बी 1 किलोग्राम। ओके, तो जैसे तुमको दिखाऊं यहाँ पे गूगल करते हैं, 1 kg स्टैंडर्ड। ओके, तो फिर गूगल तुम करोगे ना, तो ये देखो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ओके, ऐसे देखो उसको एकदम पैक करके रखा है। इतना पैक करके क्यों रखा है, क्योंकि तुम्हारा ये मतलब टेम्परेचर हवा के साथ रिएक्शन करके धीरे धीरे वो उसके एक भी एटम अगर अलग हो गया तो तुम्हारा स्टैंडर्ड बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको बहुत संभाल करते हैं, वैक्यूम में रखा हुआ है उसको। ठीक है, वो मतलब तुम्हारा खराब किसी भी तरह नहीं होना चाहिए, उसको कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड गायब हो जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं पता, फिर तुम क्या करोगे, तुमने दुनिया में जो भी चीजें मेजर की वो सारी अब बेमतलब हो जाएंगी, फिर से मेजर करना पड़ेगा। ओके, तो ये तुम्हारा ऐसे पहले स्टैंडर्ड था, प्रोटोटाइप एक रखा था, फिर बाद में कहाँ गया, देखो पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं यहाँ पे, वीडियो को भी देखना अच्छे से बैठ के। फिर ये देखो, ये तुम्हारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ए मतलब एम्पियर, एम मतलब मास, एस मतलब सेकंड यानी कि टाइम, सॉरी एम मतलब मीटर है, एम सॉरी, किलोग्राम तुम्हारा हुआ, फिर मोल, कैंडेला, कैंडेला तुम्हारा किसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, के केल्विन, और ए एम्पियर। ठीक है, तो ये सारे जो तुम्हारे हैं एसआई यूनिट्स इस तरह से मेंटेन होते थे। ओके, अभी इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, अभी इसकी डेफिनेशन तुम्हारी हो गई है देखो यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे 2019 तक यही था डेफिनेशन किलोग्राम का, जो प्रोटोटाइप है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम वाज द स्टैंडर्ड फॉर 1 किलोग्राम टिल 2019, सिर्फ 2 साल पहले तक। अब उसकी नई डेफिनेशन हो गई है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा, कार्बन का एक है, उन्होंने मतलब कार्बन सैंपल के बेसिस पे रखा हुआ है। हाँ यहाँ पे देखो, चलो एनीवेज, ठीक है, तो ऐसा ही तुम्हारा मेंटेन करता है सारे स्टैंडर्ड्स। ओके, 2 साल पहले ही उन्होंने मीटिंग करके किलोग्राम का स्टैंडर्ड चेंज किया है। ओके, तो ये कंटिन्यू रिसर्च चलती रहती है क्या मेंटेन करना है, तो ऐसे किलोग्राम हो गया तुम्हारा, लेंथ हो गया। ओके, लेंथ यानी कि 1 मीटर, 1 मीटर क्या है वो लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो बस ये नोट कर लो, इसमें तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन मेंटेन करता है, तो वाला पॉइंट लिख लो।
ओके, लिख लिया सबने ऊपर वाला पॉइंट? अभी नीचे वाला लिख लो बस, लेंथ का। मैं इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, तुमको बुक में मिल जाएंगी। जैसे टाइम का दिया हुआ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, नहीं लेंथ का दिया हुआ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1/299 समथिंग सेकंड्स। ओके, लिखा सबने? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारा यूनिट्स और डायमेंशंस की कहानी खत्म। अभी तुम्हारा इसी चैप्टर का पार्ट है एरर एनालिसिस। ओके, पर उसके पहले हम एक चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल measurement to actual value। ओके, मतलब तुम एक्सपेरिमेंट करके कुछ मेजर कर रहे हो, तो वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है वो होता है एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन तुम्हारा होता है when experiment is repeated multiple times if the measurements are very close to each other every time, then precision is high। ओके, ये नोट करो पहले, फिर तुमको एग्जांपल समझाता हूँ प्रॉपर्ली। बच्चों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। तो देखो तुम्हारे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का एग्जांपल। जैसे तुम्हारा, तुम सपोज को शूटिंग कर रहे हो, है ना, तो तुम्हारा टारगेट क्या है? तुमको सेंटर पे मारना है, करेक्ट? तो देखो यहाँ पे तुम्हारे जो सारे जो शॉट्स हैं एक दूसरे से इतना दूर है, वो सेंटर के भी पास में नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारी ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन। लेकिन अब यहाँ पे समझो, तुम हर बार जब भी शूट कर रहे हो तो तुम्हारे सारे टारगेट्स एक दूसरे के आसपास में है, तो प्रिसीजन तुम्हारा हाई हो गया। ओके, दिस इज हाई प्रिसीजन, बट एक्यूरेसी ऑब्वियसली कम है क्योंकि टारगेट से दूर है। ओके, तो अब यहाँ पे तुम देखो, तुम्हारे जो सारे जो टारगेट्स हैं, सारे तुम्हारे निशाने बने हैं, वो सेंटर के पास में है, मतलब एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन अभी भी स्कैटर बहुत ज्यादा है, तो प्रिसीजन कम है। और अब यहाँ पे तुम्हारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों ज्यादा हो गए। यहाँ पे प्रिसीजन ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है। यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों ही ज्यादा है, और यहाँ पे तुम्हारा एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रिसीजन कम है। आया समझ में? ये डायग्राम बनाओ सब लोग अपनी नोटबुक में। बनाया सबने? यस सर। डन। अब जैसे देखो, अगर मैं किराने की दुकान पे आटा लेने जा रहा हूँ या मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूँ, है ना, दोनों ही केस मुझे एक्यूरेसी तो चाहिए, है ना। एक्यूरेसी मेरी होनी चाहिए क्योंकि मुझे वजन सही लेना है ना, राइट। ऐसा थोड़ी चाहिए कि मैंने 1 किलोग्राम आटा बोला तो उसकी जगह मुझे 800 ग्राम आटा दे रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं चाहे आटा लेने जाऊं या चाहे गोल्ड लेने जाऊं, दोनों ही केस में मुझे एक्यूरेसी चाहिए कि जो मैं वेट मेजर करवा रहा हूँ वो करेक्ट वेट मेजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बात करें प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन तुम्हारे किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आटे में या गोल्ड में? गोल्ड। गोल्ड। क्यों? ज्यादा महंगा कौन सी चीज है? गोल्ड है। तो गोल्ड में तुम्हारा
आधे ग्राम का भी इधर उधर होता है तो बड़ा अमाउंट चेंज हो जाता है। ओके, पैसे के हिसाब से वो बड़ा चेंज आ जाता है। तो हमें इवन आधा ग्राम, आधे का आधा ग्राम, मिलीग्राम तक हमें एकदम करेक्टली मेजरमेंट चाहिए। ओके, मिलीग्राम तक मेजर करेक्टली करना मतलब तुम्हारा प्रिसीजन हाई होना चाहिए। तो जैसे अगर हम बोले कि जो किराने की दुकान पे जो वेइंग मशीन होती है उसका एक्यूरेसी ठीक है, अच्छी है, बट प्रिसीजन उसका कम होगा। ओके, प्रिसीजन उसका कम होगा। तो किराने की दुकान वाली वेइंग मशीन तुम्हारी ये काम करेगी। लेकिन अगर हम बात करें ज्वेलर के पास जो वेइंग मशीन रखी होगी, वो उसका काम ये होगा कि उसमें जो प्रिसीजन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, सब स्कैटर, उसमें जो एरर आ रहा है एरर बहुत छोटा करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जांपल हुआ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। ओके, जैसे अगर तुम सपोज करो मतलब अगर तुम रोड बना रहे हो, है ना, रोड बना रहे हो, रोड में थोड़ा 5-6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का आगे पीछे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तुम फर्नीचर बनवा रहे हो घर का, घर के फर्नीचर में तुम्हारी जो लेंथ मेजर करते हैं, कभी देखा होगा लेंथ को कभी परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। ओके, तो अगर तुम एक मोबाइल फोन बना रहे हो तो मोबाइल फोन इतना छोटा सा है, उसमें इतनी सारी चीजें फिट करनी है। तो मोबाइल फोन की जब तुम लेंथ मेजर कर रहे हो किसी भी उसके मतलब जो कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट की जो लेंथ है एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, क्योंकि तुमको एक चिप दूसरे एक बॉक्स में बैठानी है, वहां पे बैटरी बैठानी है, सब कुछ बैठाना है। अगर प्रिसीजन अच्छा नहीं हुआ तो अंदर कंपोनेंट्स तुम्हारे लूज होंगे, तो तुम बोलोगे क्या घटिया मोबाइल है, बराबर चल नहीं रहा, आवाज कर रहा है, कच 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 कर रहा है ना। वैसा अब मैं एग्जांपल जैसे लिख सकता हूँ, लेंथ मेजरमेंट ओके फॉर फर्नीचर need not be precise, okay, but for mobile phone components it should be highly precise। okay, जितना ज्यादा तुमको मतलब क्रिटिकल काम है उतना तुमको प्रिसीजन ज्यादा लगेगी। ओके, जैसे अगर तुम एक बात करो, आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है ना, रोबोटिक सर्जरी कॉमन हो गई है, एक रोबोट तुम्हारे ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो रोबोटिक सर्जरी में तुम्हारा रोबोट का जो हाथ है वो एकदम प्रिसाइजली मूव होना चाहिए। मतलब अगर मैंने उस हाथ को बोला कि तू आधा मिलीमीटर मूव कर, तो आधा मिलीमीटर ही मूव करना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर तुम ब्रेन का ऑपरेशन करते हो, ओके, तो ब्रेन की ऑपरेशन में तुम्हारे इतनी सारी नर्व्स आसपास में होती हैं, जरा सा इधर उधर हो गया ना खेल खत्म हो जाता है। ओके, आई ऑपरेशन, ब्रेन ऑपरेशन, इतनी सारी नर्व्स पास पास में होती हैं, एक एक मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वहां पे प्रिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी एप्लीकेशन तुम्हारी होती है जहाँ पे प्रिसीजन इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसके जो तुम कंपोनेंट्स बना रहे हो एकदम परफेक्टली बननी चाहिए। ओके, नोट करो उसको। लिखा सबने? Yes, sir. चलो, अब हम आते हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, तो देखो तुम कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हो, कभी वो 100% एक्यूरेट तो हो नहीं सकता है ना, हमेशा थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ रहेगा ही रहेगा। गड़बड़ तुम्हारा कैसे हो सकता है, जैसे सपोज करो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, है ना, तुम्हारे रूम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो रूम में जहाँ पे पंखा चल रहा है वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो, ठीक है, और किसी दूसरे कोने में तुम रूम के जाओगे जहाँ पे हवा इतनी नहीं आ रही, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, करेक्ट। फिर अगर हम बात करें जैसे एयर कंडीशनर चालू करके रखा, एसी चालू करके रखा रूम में, तो रूम में एसी चालू है पर तब भी पूरे रूम में टेम्परेचर एक बराबर नहीं होता है। बड़ा सा रूम है, हर जगह एसी थोड़ी परफेक्टली कूलिंग कर पाएगा। एसी के तुम पास में जाओगे तो ठंडा रहेगा, एसी से जितना दूर जाओगे उतना टेम्परेचर तुम्हारा ज्यादा होते जाएगा, करेक्ट। तो अगर मैं तुमको पूछूं तुम्हारे रूम का टेम्परेचर क्या है, तुम मुझे क्या जवाब दोगे? एसी के बगल वाला मुझे मेजर करके दोगे या एसी से दूर वाला मेजर करोगे? बताओ क्या करोगे? हुँ? सर एसी बंद कर कर टेम्परेचर
करे तो एसी कर कर बंद करके फिर एसी के पास मेजर जॉब करें, ऐसा? करके। हाँ, एसी बंद करके उसके पास मेजर किया, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, कर सकते हैं, वैसा भी अच्छा तरीका है। ओके, बट मतलब इन जनरल हम, मैं तुमको एक बताऊं आइडिया कि हम क्या करते हैं उस केस में, हम रूम के अलग अलग जगह पे टेम्परेचर मेजर करेंगे, 4-5 जगह पे, फिर उनका हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। ओके, उसमें हम फिर क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। और ऑब्वियसली तुम्हारे रूम का टेम्परेचर मैंने एवरेज वैल्यू निकाल के बोला कि इतना है, दैट डजंट मीन कि हर जगह सेम टेम्परेचर होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, है ना? तो उसी को हम बोलते हैं कि एरर है मेजरमेंट में, कि मैं रूम का टेम्परेचर बता रहा हूँ इतना है, लेकिन उसमें टेम्परेचर तुम्हारा मिनिमम और मैक्सिमम कितना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एरर। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं तुमको बात बोलूं कि तुम्हारे पास जो अभी तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में जो स्केल रखी हुई है, वो स्केल तुम्हारी कैसी होती है, ऐसी बनी होती है ना? ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट? तो Yes, सबसे sir. छोटा लेंथ यहाँ पे कितना है, 1 मिलीमीटर यस सर। है ना? सर अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, इस लाइन की लेंथ कितनी है, तो ये 1 सेंटीमीटर से हल्की सी ज्यादा भी हो सकती वन। है ना? 1 सेंटीमीटर के हल्का सा कम भी हो सकती है। यस सर। ओके, तो यस हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें कुछ एरर होगा। 100% श्योर नहीं कि क्या ये तुम्हारा 1.0000000 सेंटीमीटर है क्या, श्योर नहीं है हम। नो सर। ये 1.002 भी हो सकता है, या इधर भी आ सकता है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये लेंथ इतनी छोटी है कि हम यहाँ पे देख नहीं सकते। ओके, तो तुम कुछ भी मेजरमेंट करो, एरर हमेशा रहेगा। इन एवरी मेजरमेंट देयर इज always some error. Okay, it may be small or large, small or large. ठीक है? हर मेजरमेंट में तुम्हारा एरर है, और तुम्हारे एरर के जो है टाइप्स क्या बनेंगे। ओके, ब्रॉडली हम एरर के 2 टाइप्स बनाते हैं। एक होता है तुम्हारा सिस्टमिक। ओके, एरर्स ड्यू टू सिस्टम। अब सिस्टम में तुम्हारा क्या आता है, मेजरिंग डिवाइस हो गया, प्रोसीजर तुम क्या फॉलो कर रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हारा आ जाता है सिस्टमिक एरर में। ओके, और दूसरा आता है तुम्हारा, अच्छा एक चीज यहाँ पे और लिख लेते हैं, दे कैन बी कंट्रोल्ड और चेंज। ठीक है? दूसरा तुम्हारा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है तुम्हारा, फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ओके, एंड इंट्रोड्यूस एरर इन मेजरमेंट। ठीक है? तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट ओके, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेजर्ड बाय रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड देन। ओके, चलो इतना लिखता हूँ फिलहाल, डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। ये नोट करो तुम्हारा। ओके, तो तुम्हारे एरर 2 कैटेगरी में पड़ते हैं। ठीक है? अब हम एग्जांपल लेंगे एरर्स का। तो सबसे पहले तुम्हारा आता है सिस्टमिक एरर्स। सिस्टमिक मतलब तुम्हारे सिस्टम में जो एरर है। ओके,
तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल होता है लीस्ट काउंट एरर। ओके, लीस्ट काउंट एरर मतलब क्या? लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट योर डिवाइस कैन मेजर। लीस्ट काउंट होता है तुम्हारा स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ डिवाइस कैन मेजर। ओके, तो तुम्हारे जो पेंसिल बॉक्स में जो स्केल रखी हुई है प्लास्टिक वाली, उसमें लीस्ट काउंट कितना है बताओ? 0. 1 मिलीमीटर। 1 देखो ml। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है तुम्हारा कि 0 तो ठीक है, 0 से आगे तो मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो, तो वो तुम्हारा 1 मिलीमीटर है ना, करेक्ट। फिर बाकी इसका मल्टीप्लाई 2 3 4 5 मिलीमीटर, 6 7 8 9 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर हुआ। तो हम इसको लीस्ट काउंट नहीं बोलते। तुम्हारा हर चीज तो स्टार्ट 0 से ही होती है, उसके बाद तो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो वो लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ हेयर लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ओके, अब जैसे तुम्हारे किराने की दुकान पे जाओगे, जनरली जो होते हैं उनके पास जो डिजिटल मीटर होता है वो तुम देखोगे अगर, तो 0.001 तक किलोग्राम तक मेजर करता है, मतलब उसमें इतना लिखा रहता है, यानी कि 1 ग्राम या फिर 10 ग्राम, इतना उनका लीस्ट काउंट जनरली रहता है, उससे छोटा नहीं। पर जब तुम जैसे अगर गोल्ड परचेज करोगे तो उसमें तुमको 1 माइक्रोग्राम तक चाहिए लीस्ट काउंट। ओके, तो वहां तक लीस्ट काउंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, तो if I use this scale and take a measurement of 7 सेंटीमीटर, ओके, या 7.2 सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं इसको, टेक अ मेजरमेंट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर, तो मैं अपनी मेजरमेंट को लिखूंगा कैसे? देन विथ एरर it is written as length equal to 7.2 centimeter plus minus 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस मतलब क्या? मैं 7.2 से 1 मिलीमीटर ऊपर भी हो सकता हूं, 1 मिलीमीटर नीचे भी हो सकता हूं। ओके, मतलब क्योंकि मेरा लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो मुझे जो मेजरमेंट मिला उससे 1 मिलीमीटर आगे और 1 मिलीमीटर पीछे तक की रेंज रखनी है अपने एरर के लिए। ओके, मेरा एरर मैक्सिमम इतना जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने 1 मिलीमीटर वाली स्केल यूज करी है। ओके, तो ये प्लस माइनस का मीनिंग ये हुआ कि मेरा मेजरमेंट 7.2 प्लस 0.1 हो सकता है और 7.2 माइनस 0.1 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको नोट करूंगा कि मेरी जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 7.2 प्लस 0.1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 7.2 माइनस 0। ठीक है, क्लियर हुआ? एरर हम कैसे लिखते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? एरर तुमको बताता है कि तुम्हारा जो यस मेजरमेंट है सर। वो इस रेंज में रहेगा। एरर मतलब हमको देता है कि रेंज हमारी कितनी है, कि तुमने जो मेजर किया वो इतनी रेंज में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, नोट करो इसको। लिखा सबने? यस सर। तो हमने ये एक एग्जांपल देखा है सिस्टमिक एरर का, ऐसे कुछ एग्जांपल हम और देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में देखेंगे। और जो मैंने असाइनमेंट भेजा हुआ है उसको सॉल्व करो, तब तक यूनिट्स एंड डायमेंशंस का जितना हो सके उसको फिनिश कर दो। ओके, इफ पॉसिबल फिनिश बाय दिस संडे, क्योंकि फिर तुमको एरर्स एंड जो एरर एनालिसिस है उस पर ज्यादा न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ओके, और ये एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे हर चैप्टर में
आगे तुम 2 साल जो भी चैप्टर पढ़ोगे सब में तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन में दे देंगे कि भाई एरर निकालो, किसी भी चैप्टर पूछ देंगे, किसी भी क्वेश्चन एरर निकालो। तो ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझना जरूरी है इसलिए। ओके, चलो कोई डाउट किसी को? नो सर।